Namaste and welcome to the next webinar in the series Public Awareness Programs focused on menopause. This is a part of Jagsonpal's ongoing CSR initiatives that aim to raise awareness and promote better management of women's health. So before we begin, we make an exciting announcement. After the session, there will be a poll where questions will be put up. Please do answer the questions and participate in the poll for a chance to win a Cello water bottle. Carry it along if you are planning a visit to the menopause clinic. 3 lucky winners will be announced by our expert at the end of the session. Now, to begin the webinar, we present Dr. Jignesh Shah, who has graciously agreed to enlighten us today on the importance of menopause clinics. This session will be around 30 minutes long and will be conducted in Hindi and English mix. ये डॉक्टर साहब दोनों लैंग्वेज यूज करते हुए आपको समझाएंगे कि मेनोपॉज क्लिनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है. We welcome and express our gratitude to you, Dr. Jignesh Shah, for your time and commitment for this noble cause of raising public awareness. Dr. Jignesh Shah is a well-known senior obstetrician gynecologist and a menopause specialist at Ahmedabad, Gujarat. Having over 38 years of experience, he holds many prestigious positions in medical associations and has done a lot of significant work while in the field of menopause, while as president of Indian Menopause Society, that was in 2020-21. His areas of interest include high-risk pregnancy, infertility, fetal medicine, and menopause. And also, Dr. Jignesh Shah is an expert trainer for ultrasound. So over to you, Dr. Jignesh Shah. We are looking forward to hear from you. So, namaskar everyone. First of all, thank you, Dr. Deepika, for today's invite and giving this opportunity. And congratulations, Jagsonpal, for conducting these CSR activities. मैं आज स्पेशली बोलने जा रहा हूँ कि what is the importance of menopause clinic, why menopause clinic is important, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ये जो स्लाइड है वो बताती है कि अभी अभी बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इंडिया का जो विकास हो रहा है उसके साथ स्त्रियों की एवरेज एज जो जिंदा रहने की स्पान है वो 70 प्लस हो गई है. आप में से काफी महिलाओं को पता नहीं होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 स्त्रियां सिर्फ 35 साल जीती थी और अभी उनकी लाइफ हो गई है 70 प्लस. सो उसके लिए ये मेनोपोज मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि पहले मेनोपोज ऐसी कोई चीज का इम्पोर्टेंस नहीं था. अब हम बात करें इंडियन मेनोपोज सोसाइटी की, तो इंडियन मेनोपोज सोसाइटी 1995 में एस्टैब्लिश हुई, मतलब अभी उसका 29th ईयर चल रहा है. पिछले 28 सालों में हमने काफी डॉक्टर्स को, काफी पैरामेडिकल स्टाफ को और काफी लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम किया और इससे हमें पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेनोपोजल सिम्टम्स इन यूरोपियन एंड अमेरिकन वर्ल्ड एंड इन इंडिया. तो पहले जाने कि व्हाट इज मेनोपोज. तो मेनोपोज ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीना मासिक नहीं आए तो मेनोपोज डायग्नोस कर सकते हैं. कंटिन्यूअस 12 मंथ्स तक जो पीरियड्स नहीं आए ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ मेनोपोज, दैट इज बिटवीन 40 and 55, तो ही हम उसे मेनोपोज कहते हैं. सो मेनोपोज आगे से नहीं बोला सका, इट इज ए रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस कि जब 12 महीने नहीं आता तब हम मेनोपोज बोल सकते हैं. इसमें ओवरी में जो अंडे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. इसकी वजह से ओवरी का हॉर्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो नारीत्व के लिए बहुत जरूरी है, वो कम हो जाता है. और उसके लिए कोई बायोलॉजिकल मार्कर नहीं है कि ये टेस्ट करवाया और जान लिया.
बट मेन चीज होती है कि जब आप 40 के आसपास हो और आपकी साइकिल इरेगुलर होने लगे, तब आपको पता चलता है कि आप कभी भी मेनोपॉज में जा सकती है. सो देर आर स्पेसिफिक इश्यूज इन इंडिया. हमारे जो 28 साल के प्रयत्न है, उसमें हमें पता चलता है कि कंपेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट, जो अमेरिका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वो लोग 52-53 में मेनोपॉज उन लोगों में होता है, जबकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में इट इज बिटवीन 46 to 47. सो हमारे इंडिया की लेडी को मेनोपॉज 5 years अर्लियर आता है. फिर ऐसा माना जाता है कि इंडिया की लेडी में नॉन वेजोमोटर सिम्टम्स ज्यादा है और वेजोमोटर सिम्टम्स नहीं है. पर सच बात ये नहीं है, क्योंकि हम जब वो लेडीज को अराउंड 45 years एज की लेडीज को हम पूछते हैं, तो उनको नींद की बीमारी होती है, उनको चिड़चिड़ापन होता है, इनको हॉट फ्लैशेस यानी अचानक गर्मी लगना, पसीना छूटना, ठंडी होना, ये सब होता है. देन इंडिया में दूसरे कंट्रीज से ज्यादा डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, थायराइड और हड्डियां की बीमारी होती है. हमारी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर दूसरे देशों की जगह जल्दी से हो जाता है. और हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहाँ एक साइड में लोगों के पास बहुत खाना है और दूसरी साइड दे आर लिविंग इन सीवियर डाइटरी डेफिशिएंसी. अगेन, जल्दी मासिक बंद हो जाना, प्री मैच्योर मेनोपॉज, 40 साल से पहले या 45 साल से पहले जब मासिक बंद हो जाता है, इसको हम अर्ली मेनोपॉज और प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, और उसका प्रमाण भी इंडिया में ज्यादा है. तब बेबी गुड, वेरी गुड, करेक्ट एज है आपका. देखो, चल बेटा. हाँ मम्मी. तो ये जो चीज है कि अब इंडिया की औरतें 35-40 साल में तो शादी करते हैं और बड़ी उम्र में वो माँ बनती हैं. तो देर आर मिड लाइफ फर्टिलिटी इश्यूज, एंड बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर ओवरियन इनसफिशियंसी, लेट मैरिज, लॉन्ग पीरियड ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग ड्यू टू कैरियर इश्यूज, ये सब चीजें अब ज्यादा हो गई है. तो सबसे ज्यादा 40 के आसपास की उम्र फर्टिलिटी क्लिनिक, मतलब जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी की सारवार मिलती है, वहाँ ये औरतें ज्यादा मिलती हैं. तो हमारा ये भी मानना है कि जो फर्टिलिटी क्लिनिक है, उसमें ART के हर एक क्लिनिक में मेनोपॉज क्लिनिक भी होना चाहिए. देन अबाउट सेक्सुअलिटी, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उम्र के बढ़ाव के साथ देर इज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड गुड न्यूट्रिशन. सो अभी औरत सिर्फ लंबा जीती है ऐसा नहीं है, दे वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्हें अच्छी तरह से जीना है. दूसरी ओर पुरुषों को, जो उनके पार्टनर्स है, उनके पास अवेलेबिलिटी है PD5 इनहिबिटर्स, मतलब सिल्डानेफिल नाम की गोली, कि जो मर्दों में उत्तेजित करने में ज्यादा मदद करती है, वो है. तो मर्दों का एक्सपेक्टेशन उसकी वाइफ या उसके पार्टनर के प्रति बढ़ जाता है. सो वुमन को भी सेक्सुअली एक्टिव आफ्टर 45 रहना चाहिए. एंड मेनोपॉज क्लिनिक का दूसरा ये फायदा है कि when you come to the menopause clinic for menopause symptoms, उसके साथ साथ ऑन्कोलॉजी, मतलब गायनेक रिलेटेड कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, ये सब चीजों की भी जांच अपने आप हो जाती है. साथ में आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी निदान हो सकता है. और आप एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के बारे में भी मेनोपॉज स्पेशलिस्ट के पास जाके जान सकते हैं. अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिटी में सब जगह पे कॉस्मेटिक सेंटर, लेजर सेंटर, रीजनरेटिव सर्जरी सेंटर्स, ये सब खुलने लगे हैं. क्यों खुले हैं? क्योंकि एक,
औरत लंबा जीती है। 2, औरत को अच्छा जीना है। दे वॉन्ट टू लुक बेस्ट, दे वॉन्ट टू फील बेस्ट एंड दे वॉन्ट टू डू द बेस्ट। सो इसी के लिए ये सब सर्जरी की जानकारी भी मेनोपॉज क्लिनिक में मिल सकती है कि क्या क्या आप कर सकते हो। स्त्रियों में कोई भी अंग जो मैच्योर होता है, एजिंग होता है, उससे 2 गुना ज्यादा ओवरी एज होती है। तो ओवरियन एजिंग इसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि बाकी के ऑर्गन सब धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और ओवरी जल्दी मैच्योर हो जाती है, एजिंग हो जाती है। इसकी वजह से ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है कि ईस्ट्रोजन ओनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, इट इज ऑल्सो ए मास्टर रेगुलेटर ऑफ बायो एनर्जेटिक सिस्टम। सो शरीर में, स्किन में, आंख में, ब्रेन में, कोई भी जगह पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। सो शरीर में जब भी ईस्ट्रोजन लेवल ऑप्टिमम लेवल पे होता है तो स्त्री की हेल्थ बिल्कुल ऑप्टिमम रहती है। जब वो कम होता है तो वेजोमोटर सिम्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हड्डी की बीमारी, मूड चेंजेस और जेनाइटल यूरिनरी सिंड्रोम, ये सब बीमारियां होती हैं। और जब इस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में ज्यादा हो जाता है तो देर आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट एंड यूट्राइन कैंसर्स, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, गॉल ब्लैडर डिसीज, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब एम्बोलाई होने की ये सब संभावना बढ़ जाती है। सो अभी हम देखें तो इंडिया 2 पार्ट में है, जैसे रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। अब रूरल पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अगेन इन रूरल इंडिया यू कैन नोटिस जेंडर बायस, जहाँ पे स्त्रियों का बिल्कुल कम इम्पोर्टेंस होता है। देन स्त्रियों में इलिटरेसी है, इसकी वजह से कोई जानकारी नहीं है, दे इग्नोर, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये सिम्टम्स है, उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी और उससे हमें आराम मिलेगा। उनके जो दवाइयाँ की कीमत है वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है। और दे आर हैविंग बिजी वर्किंग आवर्स, पूरे दिन में इतना काम में बिजी रहती है कि उनके पास ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। और जब हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो देर इज मोर इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब की वजह से इतना सारा इंफॉर्मेशन है। पर इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमेशा सच्चा हो वो जरूरी नहीं है। और जब ज्यादा अवेयरनेस होती है इट लीड टू मोर कंफ्यूजन्स। देन देर इज मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये लोग ज्यादा दिन, पूरे दिन मोबाइल में दबे रहते हैं, बट फेस टू फेस दे आर facing the silence, and they know that there are many options, there are many molecules for management। और वो जाके मेनोपॉज स्पेशलिस्ट के पास जाके दलील करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और समझेंगे नहीं और जिद्दी हो जाते हैं। सो बात करें तो मेनोपॉज स्त्रियों के हर एक पहलू में एडवर्स इफेक्ट देती है। जैसे 45% स्ट्रगल एट वर्क, अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। 33% समाज में जाना, लोगों के साथ मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। 50% लोग सेक्स को तो प्राधान्य ही नहीं देते जबकि वो जरूरी होता है। 80% वुमन को देख है हड्डियों में कैल्शियम का प्रमाण कम होता है। और हार्ट डिसीज आफ्टर मेनोपॉज 2 गुना इंक्रीज हो जाता है। सो 21वीं सेंचुरी में मेनोपॉज मैनेज करना इट विल बी ए बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज अभी इंडिया में आउट ऑफ अवर, अभी हमारी बस्ती है 130 करोड़ प्लस, उसमें से 20 करोड़ वुमन से ज्यादा वुमन 40 प्लस एज ग्रुप में जी रही है। और उनमें से कई औरतों को मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स है, पर वो लोग मेनोपॉज स्पेशलिस्ट के पास जाती नहीं है। जब जाती है तो डॉक्टर के पास उसको समझाने का टाइम नहीं होता है, और
जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है. बट नाउ अभी ये वुमन दे फील यंग. अभी वो 45 में आके ऐसा नहीं सोचती कि मुझे माला गिननी है या मुझे मंदिर में जाना है, बट दे वांट टू लिव क्वालिटी ऑफ लाइफ. काफी औरतें जॉब करती हैं, काफी औरतें सोशली एक्टिव हैं, काफी औरतें पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. तो वो सब कैसा जीना चाहती है कि टिल द एज ऑफ 60-70 हमें अच्छी तरह से जीना है. सो इन फ्यूचर मेनोपॉज विल बी ए मेन इश्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर. एंड अभी देखो तो आउट ऑफ 30,000 गायनेकोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया, बहुत ही कम गायनेकोलॉजिस्ट ये मेनोपॉज की ट्रीटमेंट देते हैं. तो इन फ्यूचर में इट इज गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज. नाउ हमने ये भी स्टडी किया था कि इंडिया की वुमन मेनोपॉज स्पेशलिस्ट के पास क्या एक्सपेक्ट करती है. तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है दैट वुमन विश दैट मेनोपॉज स्पेशलिस्ट दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट क्या मेनोपॉज है, उसमें क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और आफ्टर द एज ऑफ 45-50 क्या एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. दूसरी एक्सपेक्टेशन है दे वांट दैट देयर गायनेकोलॉजिस्ट और मेनोपॉज स्पेशलिस्ट वो उनको सुने और समझे. सिंपथेटाइज एटीट्यूड शुड बी देयर, और वो ध्यान से सुने, वो बहुत जरूरी है, ऐसा औरतें मानती हैं. तीसरा एक्सपेक्टेशन है कि मेनोपॉज स्पेशलिस्ट should address menopausal symptoms to women, and मेनोपॉज स्पेशलिस्ट को उनके जो भी सिम्टम्स हैं उसको MRI स्केल पे नोट डाउन करना चाहिए, उसके पर से उसका स्कोर निकालना चाहिए, और उससे पर से वुमन को समझाना चाहिए कि आपका मेनोपॉज का जो सिम्टम स्कोर है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या वेरी सीवियर है. तो ये मार्क्स देके हम जान सकते हैं ऑन मेनोपॉज रेटिंग स्केल. चौथा एक्सपेक्टेशन है दैट मेनोपॉज स्पेशलिस्ट शुड स्क्रीन वुमन फॉर एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज. उम्र के हिसाब से जो जो इश्यूज हो सकते हैं, लाइक हार्ट का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, मसल्स का वीक होने का प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम, फ्रैक्चर का रिस्क कितना है वो जानने का प्रॉब्लम, ये सब जाने और उसको समझाए. अगेन वन मोर एक्सपेक्टेशन इज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, ट्रीटमेंट लिख दे. मेनोपॉज स्पेशलिस्ट शुड डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. मेनोपॉज में मेन चीज क्या होती है कि बिसाइड्स सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, आपके जो भी मेनोपॉज के सिम्टम्स है उसको ट्रीट करना, उसके साथ प्रिवेंटिव मेजर समझाना बहुत जरूरी है. और उसके लिए डाइट समझाना, न्यूट्रिशन क्या कैसा लेना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे और कितनी करनी चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि 45 के आसपास सोशल और फैमिली जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, तो उसको कैसे निभाना चाहिए वो सब भी समझाना चाहिए. सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन है दैट मेनोपॉज स्पेशलिस्ट शुड रिस्पेक्ट द वुमन, गिव हर इनफ प्राइवेसी एंड डिग्निफाई देम. ऐसे नहीं कि 2-3 सेंटेंस सुन के हाँ वो तो होता है चलो ये ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए. इनफ टाइम देना चाहिए, सुनना चाहिए, समझाना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट लिखना चाहिए. सेवंथ एक्सपेक्टेशन इज क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव है वो भी उनको समझाना चाहिए, और औरत को बोलना चाहिए कि मैं ये ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, और अकॉर्डिंगली मेनोपॉज स्पेशलिस्ट शुड राइट द ट्रीटमेंट. सो इन नटसेल मेनोपॉज स्पेशलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो वुमन को रिस्पेक्ट करे, उसके पास एडिक्वेट नॉलेज हो, दे शुड एम्पथाइज विद द वुमन, इनफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एंड एट ऑल टाइम ड्यूरिंग फॉलो अप विजिट्स ऑल्सो they should support the woman. So at Indian Menopause Society हमारी विश क्या है कि हम ऐसा चाहते हैं कि वुमन ऑफ मिड लाइफ एंड बियॉन्ड
40 साल से ज्यादा साल की उम्र की औरतें, दे शुड हैव इंटरेस्ट इन लाइफ, उनकी जिंदगी में उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये डे टू डे वर्क अच्छी तरह से करे, अपना फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन रखे, सेक्सुअलिटी मेंटेन करे, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे शुड हैव जनरल फीलिंग ऑफ वेलनेस, कि शाम हो और ऐसा करे कि मुझे अच्छा लगता है। तो ये हमारा उद्देश्य है। ये सब गायनेकोलॉजिस्ट जानते हैं, और अब तो काफी पेशेंट भी जानते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। पर कोई ना कोई वजह से या तो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या डॉक्टर्स पेशेंट को एडिक्वेट टाइम नहीं देते। इसकी वजह से पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट लगवा के बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो अब ये नहीं हो, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो देयर इज समथिंग लाइक ब्रिज। मेनोपोज क्लिनिक एक ब्रिज की तरह है, कि उसके एक साइड जो 20 करोड़ से ज्यादा वुमन है जिनको मेनोपोज रिलेटेड सिम्टम्स है, और दूसरी तरफ 30,000 गायनेकोलॉजिस्ट है जिनको ये सिम्टम्स कैसे ट्रीट करे ये समझ है। सो द क्लिनिक विल बी ए ब्रिज, कि जो ये दोनों को इकट्ठा करेगा और उसका सॉल्यूशन लाएगा। सो व्हाई मेनोपोज क्लिनिक? सो हमने जैसे डिस्कस किया, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्रोवाइड specialized and individual care for menopausal symptoms. Specialized because they are specialists trained in the menopause management, and they will give individual care. ऐसे नहीं है कि सब में एक तरह की ट्रीटमेंट आएगी, ऐसी बात नहीं होगी। देन इसकी वजह से, मेनोपोज क्लिनिक की वजह से, सिर्फ मेनोपोज का सिम्टम्स ट्रीट नहीं होंगे, पर उसके साथ ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलेगी, क्योंकि रेगुलर चेकअप के साथ जो भी डायबिटीज, हार्ट के डिसीज का, हाइपरटेंशन का, ऑस्टियोपिनिया का, ये सब सिम्टम्स जल्दी पता चलेगा। कोई भी कैंसर रिलेटेड बीमारी होगी तो इसको हम जल्दी से आइडेंटिफाई करके, डायग्नोस करके ट्रीट कर सकेंगे। सो इससे प्रिवेंटिव मेजर हम अच्छी तरह से कर देंगे। एंड 21वीं सदी जो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की सदी बोली जाती है, वो सच्चे अर्थ में हम सिद्ध कर सकेंगे। अब वी वांट द नॉट जस्ट द मेनोपोज क्लिनिक, बट ये मेनोपोज क्लिनिक शुड बी डेडिकेटेड मेनोपोज क्लिनिक होने चाहिए, वेयर आप इंडिया के कोई भी कोने में जाओ, आसाम में आओ, गुजरात में आओ, जम्मू कश्मीर में जाओ या केरला में जाओ, कोई भी जगह पे सब डॉक्टर्स एक ही लैंग्वेज में बात करें और कोई भी पेशेंट को कंफ्यूज ना करे। दूसरी एक बात यह है कि मैनेजमेंट ऑफ मेनोपोज मतलब हॉर्मोन्स लेना, HRT लेना, हार्मोन थेरेपी लेना, ये एक सबके मगज में मीत है, पर इट इज नॉट ट्रू थिंग, बिकॉज ओनली 10 to 20% of the patients with menopause they require hormone therapy। बाकी के लोगों को हार्मोन थेरेपी की जरूरत नहीं है। सो एवरीवन शुड बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। उसके लिए हमने गाइडलाइंस भी पब्लिश की है। सबसे पहले 2013 में पब्लिश की थी, फिर 2021 में अगेन पब्लिश किया, क्विज बुक पब्लिश किया, एंड अभी 2024 में हम एक नई और गाइडलाइन पब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ओनली द मेनोपॉज इज टू बी मैनेज। सो ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग तरह की ट्रीटमेंट देगा, कोई अलग तरह की ट्रीटमेंट नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। इसके वजह से हमने ये गाइडलाइंस पब्लिश किए हैं। उसके साथ साथ हम एक CIMP एग्जाम भी कंडक्ट कर रहे हैं, कि जो एग्जाम एनी MBBS पर्सन और अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन गिव, और वो ये गाइडलाइंस पढ़ के उसकी एग्जाम देके ये परीक्षा में पास होके सर्टिफाइड मेनोपोज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। थोड़ा हिंदी में बात करें तो हमारा उद्देश्य है एक अच्छी जीवन शैली देना, शारीरिक दुर्बलता रोकना, व्यवहारिक आत्मनिर्भरता रखना, कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस करना, और कोई भी समस्या हो रिलेटेड विथ मेनोपोज उसका समाधान ढूंढना। देन रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपोज क्या होता है?
तो अंडाशय में अंडे की समाप्ति मतलब बहुत कम हो जाता है, और उसकी वजह से ईस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, और मासिक बंद हो जाता है, और गर्भावस्था की संभावना भी कम हो जाती है। सो ईस्ट्रोजन बहुत ही जरूरी हार्मोन है। आप स्त्री हैं, क्यों है? बिकॉज आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन है। सो आपके जो शरीर का आकार है, स्किन है, ब्रेस्ट है, हेयर है, ये सब ईस्ट्रोजन के डिपेंडेंट है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियमित करता है, चमड़ी, खून की नस, और प्रजनन तंत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा मिजाज बनाने के लिए भी ईस्ट्रोजन जरूरी है। उसका जब एक्सिस और कम होता है तो मिजाज भी बिगड़ता रहता है। सेक्सुअल फैंटेसीज के लिए, ये सब के लिए भी एस्ट्रोजन जरूरी है। सो एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर प्रजनन के लिए ही नहीं, पर बाकी बहुत सारी चीजों के लिए एस्ट्रोजन जरूरी होता है। अब कई लोगों के मन में ये गलत समझ है कि ये तो नेचुरल है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती, पर ये गलत बात है। मेनोपोज में मोर देन 50% ऑफ वुमन को कोई ना कोई समस्या होती है। देन एक और गलत समझ है कि उसके लिए उपचार जरूरी नहीं है, पर उपचार जरूरी नहीं है। इफ यू वांट टू लिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आप कोई अच्छा उपचार करेंगे तो आपकी लाइफ, जीवन शैली पूरी बदल जाएगी, और आप अच्छी तरह से जीवन जी सकेंगे। देन एक और गलत समझ है कि हॉर्मोन्स की जरूरत नहीं हो, पर जब हॉर्मोन्स की कमी की वजह से कोई सिम्टम्स होते हैं, उस केसेस में हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। और उसका, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि उसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर होता है। अब बात करें योनि में रूखापन की। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तो वजाइना ड्राई हो जाती है। जो पिंकिश उसका एपिथेलियम होता है वो एकदम पेल हो जाता है। उसमें अंदर के साइड में खुजली होती है, जलन होती है, पेशाब करने के समय दर्द होता है। और जब भी ये औरतों जिसको ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये तकलीफ हुई है, उनको सेक्स अच्छा नहीं लगता, जब सेक्स एक्टिविटी करते हैं तो दर्द भी होता है, और कभी कभी उसमें से खून भी आता है। तो ये सब तकलीफों का इलाज होता है। उसके साथ साथ पेशाब की भी कई समस्या होती है। जब खांसते और छींकते समय 2-4 बूंद पेशाब बाहर निकल जाना, पेशाब का प्रवाह रोक नहीं पाना, मतलब आपको लगे कि मैं बाथरूम जा रही हूँ और बाथरूम जाते जाते रास्ते में ही पेशाब हो जाए, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और कभी कभी पेशाब थैली में रुक जाता है, उससे बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है। तो ये सब समस्याओं के लिए उसका भी इलाज होता है। जो ड्राइनेस ऑफ वजाइना है तो उसके लिए जेली आती है, वो जेली का आप यूज कर सकते हैं। फिर ईस्ट्रोजन के मलम आता है, जैसे इवालोन क्रीम, प्रीमेरिन क्रीम, जो आपके मेनोपोज स्पेशलिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप यूज करते हैं। फिर पेशाब के लगती समस्या के लिए भी कई उपाय हैं, कीगल एक्सरसाइज है, कोई बार जरूर पड़े तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये सब चीजों का समाधान होता है। पर क्यों समाधान नहीं मिलता? क्योंकि इंडिया में जितना जरूर हो इतना मेनोपोज क्लिनिक नहीं है। सो औरतों को पता नहीं है कि हमें क्या जाना, कहाँ जाना, कैसे ट्रीटमेंट लेना। सो ज्यादा से ज्यादा मेनोपोज इंडिया में खिलोगे तो ये तकलीफें काफी मात्रा में कम होती जाएगी। अब हम मेनोपोज क्लिनिक की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि मेनोपोज क्लिनिक में तो क्या चाहिए, तो ऐसी कोई स्पेशल जरूरत नहीं होती। मेनोपोज क्लिनिक में व्हाट यू नीड इज योर ओन कंसल्टिंग रूम। आपके पास 2 या 3 ट्रेन स्टाफ होने चाहिए। देन थोड़े से चार्ट्स, स्टेशनरीज, ये सब रेडीमेड होती है, वो आपके पास होनी चाहती है। आपको एक स्पेसिफाइड टाइम, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, 2 घंटे का टाइम रखो कि इसमें हम सिर्फ मेनोपोज के पेशेंट देखेंगे और मेनोपोज के पेशेंट का फॉलो अप करेंगे। इतना ध्यान रखने का है। देन आपके पास लैब कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। सोनोग्राफी, डेक्सा मशीन, मेमोग्राफी मशीन, ये सब आपके पास नहीं हो तो आप वो पेशेंट को
दूसरी जगह पे रिफर भी कर सकती है। फिर आपके पास एक टीम होनी चाहिए। वो टीम मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फिजिशियन चलेगा, कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चलेगा, कोई भी साइकियाट्रिस्ट चलेगा, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन चलेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसी टीम रखो कि जिन लोगों को ये मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में पता हो और उसका मैनेजमेंट के बारे में पता हो। क्योंकि फिजिशियन सिर्फ बीपी की दवाई करेगा, डायबिटोलॉजिस्ट सिर्फ डायबिटीज की दवाई करेगा, उसके साथ मेनोपॉज को ओवरलुक करेगा, तो पेशेंट को पूरा फायदा नहीं होगा। देन यू शुड गिव enough privacy and confidentiality to the patient, and record keeping is must। आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कीपिंग करो तो अच्छा है, नहीं तो आईएमएस की एक रिकॉर्ड कीपिंग रजिस्ट्री भी है जो सबके लिए हम फ्यूचर में अवेलेबल काम करने जा रहे हैं। सो आप उसके रिकॉर्ड जमा कर सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल महीने में या 3 महीने में एक बार आप अपने क्लिनिक में अवेयरनेस कैंपेन या मेनोपॉज मेला, मेनोपॉज की जानकारी, ऐसा कुछ गैदरिंग करके उनको जानकारी दे सकते हैं। और हमारे कई मॉड्यूल तैयार है कि जो लोकल लैंग्वेज में है, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, ये सब भाषा में हमारे मॉड्यूल है। उसमें हम आप लोकल लैंग्वेज में जानकारी दे सकते हैं। सो मेनोपॉज क्लिनिक में आप जाओगे तो क्या करेंगे डॉक्टर? तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, फिर आपकी एग्जामिनेशन करेंगे, फिर कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। उसके बाद आपके मेनोपोजल सिम्टम्स की सीवियरिटी नक्की करेंगे। जो मेनोपोज रेटिंग स्केल था उसमें प्लॉटिंग करके सीवियरिटी नक्की करेंगे। फिर वो देखेंगे कि आपको कोई कोमोर्बिडिटीज है कि नहीं, फिर आपको फ्यूचर में हार्ट डिसीज की, हड्डी की बीमारी की, ये सब का, बीमारी के, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का कितने चांसेस है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट करेंगे। और बाद में द मेनोपॉज स्पेशलिस्ट विल गो फॉर मैनेजमेंट। सो ये है अबाउट द डिटेल हिस्ट्री, क्या क्या करेंगे। फिर इतने टेस्ट कंपलसरी है कि ये बेसलाइन टेस्ट जब आप जाओगे तो वो ब्लड पिक्चर लेंगे, यूरिन करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, HbA1c करेंगे, लिपिड प्रोफाइल करेंगे, थायराइड का टेस्टिंग करेंगे। यदि आपने पेप स्मीयर नहीं कराया है तो पेप स्मीयर करेंगे। देन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करके यूट्रस की, ओवरीज की, ये सब तकलीफें हैं कि नहीं वो देखेंगे। और अराउंड 40-45 हर एक वुमन को मेमोग्राफी बेसलाइन कराना चाहिए। यदि वो नहीं किया है तो वो भी कराएंगे। सो ये सब चीजें वो अपने मेनोपॉज क्लिनिक में करेंगे। फिर कोई कोमॉर्बिडिटीज है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद ये प्लॉटिंग करेंगे। हमारे कुछ 11 सिम्टम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये 4, 4 और 3 ऐसे अलग अलग कैटेगरी के सिम्टम्स है। तो या तो मेनोपॉज स्पेशलिस्ट खुद या उसका स्टाफ आपको ये क्वेश्चन करेंगे, उसका आप जो जवाब देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो मार्किंग करेंगे और उसके प्रकार से उसकी सीवियरिटी जानेंगे। नाउ वो रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे? तो देर आर सम ऑफलाइन मॉडल, मतलब वो उसका चार्ट तैयार होता है उनके पास। तो सबसे पहले BMI चार्ट करेंगे, हाइट और वेट देखे करेंगे। फिर वेस्ट सरकमफरेंस फॉर विसरल ओबेसिटी स्पेशली देखेंगे। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए रिस्क असेसमेंट करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए करेंगे और मसल हेल्थ के लिए करेंगे। फिर कुछ ऑनलाइन मॉडल्स हैं कि जो इंटरनेट चालू करके वो लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूछ के भरेंगे और उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कितना है और फ्रैक्चर रिस्क कितना है वो गिनेंगे। जब प्रिस्क्रिप्शन कैसे गिनेंगे? तो सबसे पहले वो देखेंगे कि आपको कोई सिम्टम्स है कि नहीं। यदि आपको कोई सिम्टम्स है तो सिम्टम्स रिलेटेड वो ट्रीटमेंट लिखेंगे। और यदि आपको सिम्टम्स नहीं है तो भी थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की आपको गाइडेंस करेंगे और इससे कोई सिम्टम नहीं हो और आपकी लाइफ फ्यूचर में आप अच्छी तरह से जी सकेंगे कैसे, ये समझाएंगे। फिर यदि कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, ऐसी कोई आपकी बीमारी है तो उसके लिए वो ऐसे कंसल्टेंट को रिफर करेंगे कि जो कंसल्टेंट को मेनोपॉज के बारे में कोई जानकारी है और कोई रिस्क फैक्टर होगा तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे।
और ये सब अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस होगा। तो आपको कोई भी जगह पे जाओ एक ही तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी। अभी क्या होता है कि एलोपैथी में बारे में ये कहा जाता है कि एलोपैथी सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, और हमारे इंडिया में देर आर फिजिशियंस फॉर द बॉडी एंड फिजिशियंस फॉर द सोल। सोल के लिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं, आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं, बट हम ऐसा मानते हैं एज ए मेनोपॉज स्पेशलिस्ट कि हमें पेशेंट को सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट नहीं करना है। वी शुड ट्रीट पेशेंट्स फॉर हर फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, सोशल सिम्टम्स एज वेल एज स्पिरिचुअल सिम्टम्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी देनी है और एक होलिस्टिक अप्रोच से हमें उसको ट्रीट करना है, जैसे हम उसके गुरु बन के उसको ट्रीट करना है। नाउ थेरापिटिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में टाइम है मेरे पास, दीपिका? Yes, sir. Yes, sir. Please carry on. हाँ, थेरापिटिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज में हम पहले डाइट का समझाते हैं, फिर एक्सरसाइज का समझाते हैं, और मेडिकेशन जब जरूरी होता है तभी लेते हैं। ये सब बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आप सब जानते ही हो। और कई औरतें ऐसा बोलती है कि हम तो पूरे दिन बिजी रहते हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग। वो जो आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है, बट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। So physical activity as well as exercise both are necessary. हार्मोन थेरेपी जब प्रिस्क्राइब करते हैं तब हम ये चीजें ध्यान रखते हैं कि कब चालू करनी है, कौन सी थेरेपी देनी है, कौन से रूट से देनी है, उसकी साइड इफेक्ट्स कैसे ट्रीट करेंगे, कितना लंबा तक 2 साल देंगे, 5 साल देंगे, और कब बंद करेंगे, ये सब हम सोचते हैं। ऐसे ही एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया और लाइफ टाइम चालू रखो, ऐसी बात नहीं होती। मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी होती है वो कई तरह की होती है, जैसे नेचुरल एस्ट्रोजेंस ओरल में आता है, जेल में आता है, स्प्रे में आता है, प्रोजेस्ट्रोजेंस आते हैं, एंड्रोजेंस आते हैं, टिबोलोन आते हैं। सो ये सब आप समझ नहीं सकेंगे, पर बहुत सारा ट्रीटमेंट का ये कैसे देना उसके हिसाब से नक्की करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि लो डोज में मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी देनी चाहिए, जिससे साइड इफेक्ट और कैंसर ना हो। बट कई बार प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर होता है कि कम उम्र में बिफोर द एज ऑफ 40-45 मासिक का चला जाना, उसमें हम हाई डोज में भी थेरेपी देते हैं। जब सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, एकदम हड्डियां खराब है, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा है, तो ये इसमें हम थोड़ा सा हाई डोज थेरेपी देते हैं। हम ये मानते हैं कि इन केसेस ऑफ प्री मैच्योर ओवरियन इनसफिशिएंसी, जैसे 40 साल में मासिक चला गया तो औरतें खुश हो जाती है, चलो मासिक चला गया, अब तो पालने का नहीं, अब रोज पूजा कर सकते हैं, दीवा कर सकते हैं। पर सच में ऐसा होता है कि जल्दी से मासिक जाने से बीमारियां जैसी कि हार्ट की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, ये सब बढ़ जाती है। सो एवरेज एज ऑफ नेचुरल मेनोपोज इंडिया में 47 है। तो जो भी पेशेंट्स को जल्दी मासिक चला जाता है उनको टिल द एज ऑफ 47 मेनोपोज हार्मोन थेरेपी हर एक को लेने चाहिए, जो कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो। तो ये सब डोज है कि अल्ट्रा लो डोज, स्टैंडर्ड डोज एंड हाई डोज। तो थेरेपी में बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स भी अब आ गए हैं। तो ये 70 बीटा इस्ट्राडियोल है, इस्ट्राडियोल वेलेरेट है, ये सब इस्ट्रोजन के कंजुगेटेड इक्वाइन इस्ट्रोजन, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इस्ट्रोजन है। और प्रोजेस्ट्रोजन हम दो ही तरह के यूज करते हैं, एक डाइड्रोजेस्ट्रोन और दूसरा नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रोन। ये दो प्रोजेस्ट्रोन यूज करते हैं। उसके सिवा भी टिबोलोन की और दूसरी कई तरह की ट्रीटमेंट होती है। ट्रांसडर्मल हम स्पेशली पेशेंट ओबेस होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, या उनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या ऐसी कोई लीवर की, गॉल ब्लैडर की बीमारी है, तो उनमें हम ट्रांसडर्मल यूज करते हैं। सो जनरली ऐसा होता है कि जिसको भी हम हार्मोन थेरेपी देते हैं तो 60 साल के कम की उम्र हो या 10 साल से कम का मेनोपोज हो, उसमें हम हार्मोन थेरेपी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आराम से दे सकते हैं। 60 के 70 के बीच कैलकुलेट करके रिस्क वर्सेस बेनिफिट तो ही देते हैं, और 70 के प्लस हार्मोन थेरेपी
एक्सेप्ट वजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी हम नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमें हॉर्मोन्स नहीं लेते हैं, और कभी क्लिनिशियन भी घबराता है कि हॉर्मोन्स क्यों देने का, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जो गलत बात है। पर इसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी है, जैसे फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं या प्लांट एस्ट्रोजन बोलते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। पर प्लांट एस्ट्रोजन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैक्सिमली जिसका स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है, ऐसे ही प्लांट एस्ट्रोजन आप मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के लिए यूज करो। सो गायनेकोलॉजिस्ट को क्या फायदा है मेनोपॉज क्लिनिक चालू करने के लिए? तो इट्स लाइक कि हम गायनेकोलॉजिस्ट जब शुरुआत करते हैं तो औरतें हमारे पास जब बच्ची होती है 12 से 18 साल की, एडोलेसेंट गर्ल, तब से आती है। फिर जब उसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होता है रिलेटेड विथ प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, उसके बाद उसको मासिक की प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए जो औरत हमारे पास होती है, वो ही औरत मेनोपॉज के बाद हमारे पास आती है ये सब सिम्टम्स के लिए। बट तब हम उसके लिए अच्छा टाइम नहीं निकाल सकते। तो इट इज जस्ट लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी के जो औरतों से हमारी इज्जत बनी है, हमारा क्लिनिक बना है, उसके लिए हमें टाइम देना चाहिए। फिर ये औरतें, दे आर द पिलर ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो द लीडर्स इन द सोसाइटी। सो अभी हम उनको अच्छा करेंगे तो दे कैन कम विद द न्यू बिजनेस इन फॉर्म ऑफ अर डॉटर, डॉटर इन लॉ, और कोई रिलेटिव्स को लेके आएंगी। उसके साथ साथ ये इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग भी है। आपको ऐसा लगेगा बाय गिविंग ट्रीटमेंट टू मेनोपॉजल लेडी, आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ अच्छा काम किया। आपको अंदर से ही अच्छा फील होता है कि उसकी ये नींद की तकलीफ अच्छी हो गई, उसके हॉट प्लसेस अच्छे हो गए, उसकी ये सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी हो गई। सो इट इज रिवॉर्डिंग ऑल्सो। सो ये ब्रांच ऐसी है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। So this is the time for changing for all the gynecologists and evolving their practice also into the menopause clinic. और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में इन फ्यूचर में मेनोपॉज क्लिनिक दो तरह के होंगे, एज सब स्पेशलिस्ट विथ ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल। एमबीबीएस डॉक्टर भी मेनोपॉज क्लिनिक खोलेगा और बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट देगा, एंड व्हेन they will be feeling they will be referring the patient to the gynecologist, and at the level of the gynecologist it will be a super specialist clinic। तो ही हम ये 20 करोड़ वुमन जो अभी भी लाइफ स्पान बढ़ रहा है, सो इन फ्यूचर इट विल बी 25 करोड़ वुमन, उनको हम कैटर कर सकेंगे। सो हम ये मानते हैं कि भारत माता मतलब हमारी एल्डरली लेडी, वी लव देम, एंड एज इंडिया इज एडवांसिंग, our ladies should live a quality of life, and our aim is fit at 40, fancy at 50, strong at 60, sexy at 70, independent at 80, naughty at 90, and healthy at 100. So we wish all Indian women will be like that. Thank you very much for the patient hearing. Thank you so much, Dr. Saab. And thank you all the guests for joining us today. अब आज हमारा एक पोल होना है, वो भी हमने इस तरह रखा कि आप मेनोपॉज क्लिनिक कितनी बारी गए हैं। तो आई थिंक आज के इस सेशन के बाद तो सभी लोग ज्यादा जाना पसंद करेंगे, बिकॉज डॉक्टर साहब ने इतना कुछ हमको समझाया और इतना कुछ बताया जो कि हमको अभी तक नहीं पता था। तो कैन वी हैव द पोल क्वेश्चंस प्लीज? फर्स्ट, 18 people participated in the poll, and now we will request Jignesh sir, please give us who would be the lucky 3 to win a prize in this. जो सबसे पहले 3 लोगों ने जवाब दिए वो। Congratulations to the winners, Jawahar Singh, Sita Sharma and Satinder. Before we end, I'd like to take you through our recently launched women's health website, which is called mysakhi.in. mysakhi.in एक CSR initiative है जैक्सन पाल फार्मा का। जैक्सन पाल फार्मा, जो कि आप जानते हो, एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें विमेन्स हेल्थ के ऊपर फोकस है। We have taken this initiative as our commitment to improving women's health across all life stages,
फ्रॉम एडोलोसेंस टू मीनोपॉज। तो अभी हम लोग ने मीनोपॉज पे काम शुरू किया है। इसके पहले वेबसाइट जो है हमारी ऑनगोइंग CSR एक्टिविटीज को प्रमोट करते हुए हेल्थ एंड हाइजीन पे कंपनी ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। सैनिटेशन फैसिलिटीज गर्ल्स स्कूल्स में बनाई हैं पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड, जिसमें कि इसी तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर लड़कियों को पढ़ाया गया है, रेज करा है अवेयरनेस। ये जो वेबसाइट अब बनी है इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसमें आप लॉग इन करें mysakhi.in, in. It shall be focusing on the educational content. Initially, this educational content will be on menopause with programs like today's program, where we will be having medical experts educate us about menopause management. And also this episode you can watch now. Again, you can watch again and again. The recordings can be seen when you go to the events page of this website, mysakhi.in. So we look forward to your active promotion. Do join us again and again. Next हमारा webinar होने वाला है 14 जून को, which will be on vaginal dryness and sexual dysfunction. So आप हमारे साथ जुड़े और हमारे आगे के फ्यूचर इवेंट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इसी इवेंट्स पेज पर जाकर, और पुराने वाले वेबिनार्स की दोबारा से आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स। So do visit us on mysakhi.in. Thank you very much.